नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधि संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के अंदर उद्योग शुरू कर चुके थे, ये पार्ट दूसरा रहेगा। ये पार्ट कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि उद्योगों का जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर हुआ था। उद्योगों का वर्गीकरण एक तो हमने पूंजी के आधार पर किया था, एक स्वामित्व के आधार पर किया था, एक कच्चे माल के आधार पर किया था। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि उद्योगों को किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। फिर उद्योग कौन सी आर्थिक क्रिया थी उसके बारे में भी मैंने बताया आपको पिछले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम औद्योगिक विकास को, जो उद्योगों का विकास है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि औद्योगिक विकास किस प्रकार होता है। औद्योगिक विकास, ठीक है, सिंपल भाषा की बात करें तो औद्योगिक विकास अगर हम बात तो तीन तरीके से कैटेगराइज करें। प्राचीन प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन भारत की बात करें तो भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। अगर आपने पढ़ा है इतिहास के अंदर और भी चीजों के अंदर कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। किस वजह से कहलाता था? कि जो अपने उद्योग थे, जो उनका व्यापार था, जो उद्योग और जो अपना व्यापार था वो सिर्फ भारत में नहीं रहकर बाकी देशों से भी, जैसे अपने जो अवशेष हैं, आप कई प्रकार की सभ्यताएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कई प्रकार की सभ्यताएं पढ़ते हैं। तो जो अवशेष भारत के अंदर मिले हैं वो अवशेष उस सभ्यता के दूसरे देश की सभ्यता में मिले हैं। तो इसका अर्थ ये होता था कि भारत सिर्फ भारत में व्यापार नहीं करके पूरे भारतवर्ष में और विदेशों के साथ भी व्यापार करता था। तो काफी मजबूत श्रेणी के अंदर कह सकते हो उस समय था। फिर मध्य युग की बात करें तो मध्य युग के अंदर जब अंग्रेज भारत के अंदर प्रवेश कर चुके थे तब कह सकते हो कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग की बुरा प्रभाव पड़ता है। जो भारतीय उद्योग पूरे के पूरे चरमरा जाते हैं। और आधुनिक युग की बात करें तो 1900 के बाद के लेंगे। इसके अंदर कौन से लेंगे? 1900 बाद। लेकिन इसके अंदर मध्य युग की बात करें तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति थी वो शुरू हुई इंग्लैंड से। कहां से शुरू हुई? इंग्लैंड से। कहां शुरू हुई? इंग्लैंड से, यूरोप कह सकते हो। और किसके अंदर शुरू हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग में। किसमें शुरू हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी मध्यम के बाद 1900 बाद के अंदर। अब इसका पढ़ते हैं इसके बारे में कि 1900 के बाद आते थे तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? लगभग भारतीय उद्योगों को कह सकते हो कि समाप्त करने की कगार पे ला दिया था पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद में किस प्रकार से अपन देश की आज़ादी मिली, देश की आज़ादी के बाद उद्योगों का स्वरूप था किस प्रकार का रहा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तब अब देखिएगा और सीधे राजस्थान पे आते हैं। भारत की अपने चर्चा नहीं करनी है। राजस्थान की बात करें तो आजादी के समय जो राजस्थान है, राजस्थान में जो 11 वर्ग इकाइयां थी, सिर्फ कितनी? 11 वर्ग इकाइयां थी। कितनी? 11 वर्ग इकाइयां थी, सिर्फ 11 वर्ग। उनके अंदर कौन कौन सी थी? 7 आपकी थी सूती वस्त्र उद्योग की। ठीक है, 2 थी आपकी सीमेंट उद्योग की। किसकी? सीमेंट उद्योग की, जो लगभग बंद होने के कगार पे थी। किसके बंद होने के कगार पे थी? ठीक है, और 2 थी चीनी उद्योग की। 2 थी चीनी उद्योग की। तो कह सकते हो कि बहुत ही गरीब हालात में थे उद्योग उस समय राजस्थान के अंदर, जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर। ठीक है, 1956 के अंदर राजस्थान का गठन भी कम्प्लीट होता, तब तक की स्थिति लगभग यही रहती है। आप पढ़ते हो केशवराय पाटन चीनी उद्योग जो मिल थी वो बंद होने के कगार पे थी, गुलाबपुरा और कई प्रकार की चीजें आप पढ़ते हो। तो ये स्थिति राजस्थान के सामने रही थी उस समय, आजादी के समय। अब इसके बाद में क्या होगा कि राजस्थान के अंदर उद्योगों को गति देने के लिए कुछ राजस्थान की जो गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा कुछ औद्योगिक नीतियां अपनाई जाएगी। क्या अपनाई जाएगी? औद्योगिक नीतियां अपनाई जाएगी। वो कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां होंगी उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है,
औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति या नीतियां कह सकते हो, क्योंकि एक नहीं है, हम काउंट कर लेंगे इसके बारे में। औद्योगिक नीतियां, पहले आप समझे औद्योगिक नीतियां कहते किसे हैं। यानी सरकार का पूरा एक इस प्रकार की कह सकते हो कि प्रोसेस रहती है, इस प्रकार की एक नीति निर्माण की प्रोसेस रहती है, जिसके तहत किया जाता है कि इस उद्योग के अंदर इतना पैसा खर्च किया जाएगा, इस सेक्टर के अंदर खर्च किया जाएगा, कृषि के अंदर खर्च किया जाएगा, किसके अंदर खर्च किया जाएगा, ठीक है, कि उससे हमें आउटपुट कितना प्राप्त हो, उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, नीतियां, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कब कब औद्योगिक नीतियां शुरू होती है, कब कब नहीं होती, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो पहली औद्योगिक नीति है, प्रथम औद्योगिक नीति, वो शुरू होती है अपनी 24 जून 1978 के समय। कब होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे फैक्ट के द्वारा पूछ जाते हैं। मान लीजिए ये आपको याद नहीं रहा, लेकिन ये याद आपको रखना है 24 जून 1978 को। 78 तो आपको याद रखना है कि कब पहली औद्योगिक नीति कब आई है, 1978 की। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश आजाद होने के बाद राजस्थान में उद्योगों की कब सूद ली गई है, 1978 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। आपकी जितनी भी औद्योगिक नीतियों के अंदर कह सकते हो, 4 औद्योगिक नीतियों के अंदर भैरू सिंह शेखावत का ही नाम आएगा, ठीक है। अब इस औद्योगिक नीति के अंदर कह सकते हो कि प्रमुखता लक्ष्य क्या रखा गया कि हम किस सेक्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सर्वप्रथम अपने जो कुटीर उद्योग हैं, जो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए थे, उन पर बल दिया गया। किस पे, कुटीर उद्योग पर बल, कि किसी प्रकार इनको वापस जीवित किया जाए, वापस इनको सुचारू रूप से किया जाए, ठीक है। तो ये आपकी थी प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। फिर आपकी द्वितीय औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करें तो ये द्वितीय औद्योगिक नीति आती है 1991 के अंदर। कब, 1991 के अंदर। तो याद रखना, अप्रैल 1991 में आती है। कब आती है, 1991 के अंदर। इस समय भी मुख्यमंत्री कौन है, भैरू सिंह शेखावत। क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की या फिफ्थ की, कोई सी भी औद्योगिक क्रांति है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। अब इसके अंदर जो लक्ष्य रखा गया, तो लक्ष्य रखा गया, वो क्या लक्ष्य रखा गया, इसके अंदर रखा गया कि हम ध्यान देंगे किस पर, रोजगार पर ध्यान देंगे, रोजगार वृद्धि में ध्यान देंगे। किसके, रोजगार वृद्धि में बल, इस पे ध्यान देंगे। जो द्वितीय अपनी औद्योगिक नीति थी, इसके अंदर रोजगार पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, रोजगार पर, कि हम किस पे बल देंगे, रोजगार पर बल देंगे, ठीक है। फिर तृतीय औद्योगिक नीति जो 1994 के अंदर आती है, 1994 के तहत आती है। किसके अंदर, 1994 के अंदर आती है। और इसके अंदर बल दिया गया तीव्र औद्योगिक विकास पर, ठीक है। जो आपकी तृतीय औद्योगिक नीति है, कौन सी, तृतीय औद्योगिक नीति राजस्थान के अंदर आती है अप्रैल 1994। तो इसके अंदर किसे बल दिया गया कि हम किस पे देंगे, तीव्र औद्योगिक विकास पर बल देंगे। किस पे बल देंगे, तीव्र औद्योगिक विकास पर बल देंगे। किसमें, इसके अंदर, ठीक है। मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत है। भैरू सिंह शेखावत। लक्ष्य रखा गया कि जो तीव्र औद्योगिक विकास, कौन सा, तीव्र औद्योगिक विकास पर लक्ष्य रखा गया, ठीक है। प्रथम होगी, द्वितीय होगी, तृतीय होगी और चतुर्थ, चतुर्थ औद्योगिक नीति। चतुर्थ औद्योगिक नीति आती है आपकी, ये तो आ गई 1994 के अंदर। और इसके समथिंग कह सकते हो कि 4 सालों बाद, कब, 4 सालों बाद, अप्रैल 1998 में, अप्रैल 1998 में
औद्योगिक नीति आई। मुख्यमंत्री वही वापस से भैरू सिंह शेखावत है। चार ध्यान रखना, जो चार प्रमुखता है इसके अंदर भैरू सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे? भैरू सिंह शेखावत। ठीक है। अब लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य इसके अंदर रखा गया जो उद्योगों की आधारभूत संरचना है वो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? उद्योगों के विशिष्ट ढांचे को चेंज करेंगे। किसको? उद्योगों के विशिष्ट ढांचे पर ध्यान दिया गया। उद्योगों के विशिष्ट ढांचे पर। ठीक है। पांचवी, अब भैरू सिंह शेखावत नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, चार तक रहते हैं। पांचवी पर देखिएगा, पांचवी औद्योगिक नीति। इस समय आपके मुख्यमंत्री बन जाते हैं अशोक गहलोत। कौन बन जाते हैं? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का कार्यकाल आप जानते हैं कब का है। ठीक है। तो आती है औद्योगिक नीति कब? 2010, यानी 12 साल बाद, अप्रैल 2010। कब? अप्रैल 2010। और इसके अंदर जो लक्ष्य रखा गया वो कौन सा लक्ष्य रखा गया था कि उद्योगों की आधारभूत ढांचे पर ध्यान दें। किस पे? उद्योगों के आधारभूत ढांचे पर। उद्योगों के आधारभूत ढांचे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब के जो एग्जाम होने वाले मेरे हिसाब से ये पूछी जा सकती है आपको, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है अभी अशोक गहलोत ही हैं। ठीक है। उनके अनुसार ये पूछी जा सकती है आपको, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भाई। मेरे अनुसार तो ये पूछी जा सकती है कि पांचवी औद्योगिक नीति कब शुरू हुई है अपनी। ठीक है। ठीक है। तो याद रखेंगे आप, या तो पहली पूछ जाएगी या दूसरी या पूछ जाएगी पांचवी। ठीक है। अब छठवीं औद्योगिक नीति, नवीनतम कह सकते हो, जो छठी औद्योगिक नीति थी ये कब आई भाई? ठीक है। छठी औद्योगिक नीति थी वो आई अप्रैल 2015। इसको छठी को आप नवीनतम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नवीनतम। राजस्थान में सबसे नई यही है। ठीक है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थी 2015 में? बताइए आप। वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। अब 2015 के अंदर आती है कौन सी क्रांति? आपकी जो नवीनतम है या छठी औद्योगिक क्रांति है। ठीक है। सॉरी, अप्रैल नहीं, जून है ये। कौन सा है? जून का महीना। और 8 जून। कौन सी? 8 जून 2015। ठीक है। अप्रैल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये अप्रैल तो एक के अंदर थी। ठीक है। बाकी जून थे ये, है ना। यहाँ से जून हो जाता है, फिर जून है। इसका महीना इम्पोर्टेंट नहीं रहता कोई, लेकिन जून है यहाँ पे, ध्यान रखना भाई। जून है तो जून। ठीक है। मैं वित्त के अनुसार चल गया था पूरा का पूरा, जो वित्त वर्ष शुरू होता है अपना जो मार्च से अप्रैल तक। ठीक है। तो ये 8 जून को शुरू की थी नवीनतम। वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी, और नवीनतम है छठवीं कह सकते हो या नवीनतम कह सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको वापस से बताता हूँ क्या चीजें क्या थी। प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम प्रयास किया गया उद्योगों के लिए नीतियां बनाने का 24 जून 1978 को। मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भैरू सिंह शेखावत। किस पे बल दिया गया? कुटीर उद्योगों के विकास पर। किस पर? कुटीर उद्योगों के विकास पर। यानी जो कुटीर उद्योग हमारे कह सकते हो कि पुराने प्राचीन भारत की कह सकते हो अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार होते थे। जैसे ढाका की मलमल होती थी अपने यहाँ पर, और मान सकते हो कि और प्रकार के हथकरघा उद्योग होते थे, कई प्रकार के उद्योग थे, तो उन पर वापस बल दिया गया। फिर द्वितीय उद्योग नीति आई 1991 में अप्रैल। उस समय भी भैरू सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री। लक्ष्य रखा गया कि रोजगार वृद्धि करनी है हमें। क्या करनी है? रोजगार वृद्धि। यानी बहुत बड़ी जनसंख्या थी भारत की, और राजस्थान की मान सकते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या हो चुकी थी, तो रोजगार के अंदर वृद्धि करना काफी आवश्यक हो गया था। तृतीय औद्योगिक नीति बात करें तो 1994 के अंदर। कितनी? 1994 के अंदर भैरू सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री थे। तीव्र औद्योगिक विकास, यानी जो औद्योगिक विकास उसको हम क्या करेंगे? तेज करेंगे। क्या करेंगे? तेज करेंगे। ठीक है। फिर चौथी औद्योगिक नीति आती है आपकी जून 1998 के अंदर। मुख्यमंत्री होते हैं अपने भैरू सिंह शेखावत। और उद्योग के विशिष्ट ढांचे पर, विशिष्ट ढांचे पर क्या बताओगे भाई कि यानी जो इनकी जो पूंजी कितनी होगी, किस प्रकार से कह सकते हो कि इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएंगे, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी सहायता उपलब्ध करवाएंगे, इसके लिए। ठीक है। फिर अब अगली जो उद्योग नीति थी पांचवी, अशोक गहलोत के द्वारा जो लाई गई थी जून 2010। उद्योग के आधारभूत, आधारभूत यानी
उनको कह सकते हो कि जो मशीनरी जो उपलब्ध होगी, जो उनको मान सकते हो कि जो कच्चा माल मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जो कह सकते हो उद्योग आधारभूत तत्व यही तो है कि वे जो उनको बेसिक स्ट्रक्चर उपलब्ध करवाते हो। जैसे आपकी बिजली की कहाँ से प्राप्त होगी, कितनी दर रहेगी, भूमिकर कौन सा होगा, किस प्रकार से मनोरंजन कर लगेगा, कौन से प्रकार की ड्यूटीज लगेगी, वो सारे के सारे। फिर छठवीं नवीनतम औद्योगिक नीति 2015 के द्वारा वसुंधरा राज्य के द्वारा लाई गई, जो नवीनतम थी राजस्थान के अंदर, कौन सी, नवीनतम। ठीक है, तो ये आपकी होगी छठी औद्योगिक नीति। कौन सी, छठी औद्योगिक नीति। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन कि औद्योगिक विकास के जो औद्योगिक विकास है राजस्थान के अंदर, उसके लिए कुछ संस्थाओं का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, संस्थाओं का गठन हुआ कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, तो ये पढ़ते हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए कुछ संस्थाओं का गठन हुआ। औद्योगिक विकास के लिए संस्थाओं का गठन। कितने प्रकार की संस्थाएं रहती है, क्या रहती हैं, आप कई बार पढ़ते होंगे रिको, राजसिको, कई प्रकार की संस्थाएं पढ़ते हैं। राजसिको पढ़ते हैं, रिको पढ़ते हैं, और भी कई प्रकार की, राजस्थान वित्त निगम पढ़ते हैं। तो इनका विकास कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आप पढ़ते हैं, मान लीजिए किसको, रिको पढ़ते हैं, राजसिको पढ़ते हैं, और आप राजसिको पढ़ते, रिको पढ़ते हैं, और राजस्थान वित्त निगम पढ़ते हैं। तो ये संस्थाएं सीधे अस्तित्व में आई नहीं थी, इनके पहले भी कुछ हुआ था। किस प्रकार से, देखिएगा, औद्योगिक विकास की बात करें तो राजस्थान के अंदर, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे पहले कौन सी संस्थाएं लगाई थी वो देखिएगा। सर्वप्रथम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक संस्था होती थी जिसका नाम होता था RIMDC। कौन सी, RIMDC। ठीक है, ये संस्था क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था, वो इसका गठन हुआ था सर्वप्रथम मार्च 1969, याद रखना। ठीक है, अब ये क्या, कौन सी संस्था थी, देखिएगा, RMC, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट। राजस्थान राज्य, इसका पूरा अर्थ बताऊं आपको, पूरा अर्थ लिखता हूं इसका, राजस्थान राज्य औद्योगिक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, फिर इसको हटा देता हूँ, है ना, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, फिर एम का हो गया मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास लिमिटेड। ठीक है, यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम लिमिटेड। सर्वप्रथम इस संस्था का गठन होता है राजस्थान के अंदर मार्च 1969 के तहत। कब, मार्च 1969 के तहत। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर इस RMDC का, RIMDC, इस RMDC का कह सकते हो 1979 के अंदर विभाजन होता है, टुकड़े होते हैं इसके, 2 टुकड़ों में बन जाती है। कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों के अंदर। कौन कौन सी, एक बन जाती है आपकी राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RMDC। कौन सी, RSMDC। कौन सी, RSMDC। ठीक है, और एक बन जाती है आपकी रिको। क्या बन जाती है, रिको। क्या बन जाती है, रिको। ये दो संस्थाएं अस्तित्व के अंदर आती हैं। ठीक है, इसका गठन होता है 1979 के तहत, और इसका होता है 1980।
1980 के तहत, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कौन सी, खनिज के अंदर कार्य करेगी। किसके अंदर कार्य करेगी, खनिज के अंदर। ये जो आपके खनिज होंगे, खनिजों के अंदर कार्य करेगी, क्योंकि मिनरल्स इसमें सिर्फ क्या रहा है, मिनरल्स रहा है, क्या रहा है, मिनरल्स। तो ये खनिजों के लिए कार्य करेगी। इसके अंदर रिको के अंदर आ गया पूरे के पूरे जो औद्योगिक विकास के जो नीतियां हैं वो कौन बनाएगी, ये बनाएगी संस्था। कौन बनाएगी, रिको। तो आपको ये सिर्फ रखना राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट, बता देता हूं हिंदी के अंदर इसको लिख के, राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। ये कार्य करने लगी कब से, 1979 से। इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अपन रिको की। किसकी बात करते हैं, रिको की, कि रिको किस प्रकार से कार्य करने लगी, रिको। ठीक है, अब शुरू होता है अपना वाला कॉन्सेप्ट पूरा है। तो ये आपको पृष्ठभूमि ध्यान रखनी है पहले पूरी। ठीक है, अब देखिएगा रिको, रिको किस प्रकार से अपना कार्य शुरू करती है, किस प्रकार से रिको का क्या उद्देश्य है, किसके लिए बनाई गई। ठीक है, तो ठीक है, अपन शुरू करते हैं पहली संस्था रिको की, रिको की। ठीक है, रिको का अर्थ क्या होता है कि राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा का पूरा। अगर बात करें तो इसका हिंदी के अंदर नाम रहता है राजस्थान राज्य औद्योगिक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग लिमिटेड। ठीक है, ये इसका नाम रहता है पूरा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग लिमिटेड। ठीक है, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1980 के अंदर होती है। मैंने बता दिया पहले, 1980 के अंदर इसकी स्थापना होगी। कब होगी, 1980 के अंदर स्थापना होगी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय एक बात ध्यान रखना, जितनी भी संस्थाएं आएगी इन सभी का लगभग का मुख्यालय 90% तक जयपुर ही रहता है। लगभग क्या रहेगा, जयपुर ही रहेगा। ठीक है, अब ये होगी। अब इसकी बात करें कि ये शुरू कैसे हुई, क्या हुई, तो इसकी जो आधारभूत पूंजी थी, जो आधारभूत इसकी पूंजी थी वो थी 175 करोड़, मात्र 175 करोड़ रुपए इसकी आधारभूत पूंजी थी। ठीक है, पूंजी आया है, मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो के अंदर, पूंजी के आधार पर उद्योग। ठीक है, तो 175 करोड़। और राजस्थान राज्य का ये सार्वजनिक उपक्रम था। कैसा था, सार्वजनिक उपक्रम था। अब तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, ये समझते हैं अपन। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो इसको मैं साफ करता हूं, एक बार आप नोट डाउन करें। ठीक है, उद्देश्य काफी बड़े हैं, तो इसके लिए मैं इसको पहले साफ कर देता हूं। ठीक है, तो इसके उद्देश्य थे, उद्देश्य क्या थे, पहला उद्देश्य हो गया अपने आप में औद्योगिक विकास करना। राजस्थान के अंदर क्या करना, औद्योगिक विकास करना, भाई इसी के लिए बनाई गई है। तो प्रथम कार्य तो यही हो जाएगा इसका, क्या करेगी, औद्योगिक विकास। फिर दूसरा, औद्योगिक विकास करेगी, फिर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को तलाशेगी। क्या करेगी, औद्योगिक विकास की संभावनाओं को तलाशेगी। तो सीधी सी बात कह सकते हो कि राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगी, राज्य में औद्योगिकीकरण की संभावनाओं को तलाश कर बढ़ावा देगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, संभावनाएं तलाशेगी, यानी किस स्थान पे कौन सा उद्योग स्थापित किया जा सकता है, उसकी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि मान लीजिएगा ऐसा उद्योग जिसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो और वो आपके थार के मरुस्थल में लगा देते हो तो गड़बड़ हो जा सकती है, क्योंकि जो कच्चा मटेरियल है उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पानी की उसको ज्यादा आवश्यकता है। तो औद्योगिक विकास की संभावनाओं को इनको देखना होगा। ठीक है,
फिर अगला इसका कार्य था उद्योगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना। उद्योगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना। ठीक है, उद्योगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना। फिर इसका अगला कार्य रहेगा कौन सा, राज्य के अंदर निर्यात संवर्धन को बढ़ाना। राज्य में निर्यात संवर्धन करना, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ज्यादा से ज्यादा आयात नहीं करने की सोचना, डायरेक्ट क्या करना, आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट को। ठीक है, अब उसके बाद के अंदर ये कार्य, इसका और कार्य क्या रह गया, इसके अंदर रहेगा इंपॉर्टेंट कार्य, याद रखना, बहुत और से कार्य हैं लेकिन एक सेज की स्थापना। सेज की अर्थ बात करें तो सेज क्या कहलाएगा सर, ठीक है, सेज को अपन कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यानी उन क्षेत्रों को पहचान करना जो कि कह सकते हो जहां पर उद्योग की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक गलती मत कर देना, सेज के साथ आता है एक वर्ड आता है सीज, इसमें और इसमें रात दिन का अंतर है। ठीक है, ये कार्य करता है स्पेशल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसके अंदर कार्य करता है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्राइजेज जोन, यानी जो ऊर्जा क्षेत्र है, ये ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है, ध्यान रखना। ये किसके अंदर क्षेत्र काम करता है, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर। गलती मत कर देना, दोनों वर्ड्स मिलते जुलते ही हैं। ये ऊर्जा क्षेत्र के अंदर काम करता है, यानी राजस्थान एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। ठीक है, यानी जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है उसके अंदर कार्य करता है, और ये आर्थिक क्षेत्र में काम करता है। सम्मिलित नाम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, गलती मत कर देना। ठीक है, तो यह हो गया आपका कौन सा, इसका उद्देश्य कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी अपनी रिको, कौन सी, रिको स्थापना, याद रखना 1980 के अंदर। ठीक है, और आरएस जो डिमसी थी उससे अलग हुई थी। किससे हुई थी, RSMDCL से अलग हुई थी। ठीक है, अब और भी कई संस्थाएं हैं जिसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। दूसरी अपनी संस्थाएं रहेगी कौन सी, जिसकी बात करें RFC राजस्थान वित्त निगम, और उसके बाद में बात करें एक रहेगी आपकी राजसिको। कौन सी रहेगी, राजसिको। तो पहली बात कर लेते हैं अपन राजस्थान वित्त निगम की, इसकी बात कर लेते हैं राजस्थान वित्त निगम की। ठीक है, दूसरी संस्था अपनी राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना होती है भाई 1955 में। कब होती है, 1955 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, राजस्थान वित्त निगम की। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाना। क्या उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, वित्त की सहायता देना। क्या देना, वित्त की सहायता। आधारभूत ढांचे का कार्य उसका हो गया, किसका, रिको का, की संभावनाएं तलाशना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना। अब वित्त संबंधी जितने भी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, आपकी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त निगम के द्वारा। ठीक है, अब जो पूंजी थी, तो इसकी पूंजी थी, शुरुआत में इसकी पूंजी थी 100 करोड़। कितनी थी, 100 करोड़, लेकिन वर्तमान में इसकी पूंजी है 500 करोड़, मात्र 500 करोड़ रुपए। कितने, 500 करोड़ रुपए। कितने, मात्र 500 करोड़ रुपए। तो याद रखना, इसकी जो मार्केट गैप है, पूंजी है, वो कितनी है, 500 करोड़ है वर्तमान में। जब शुरू हुई थी तब कब हुई थी, आपकी 100 करोड़ के द्वारा। किसके द्वारा, 100 करोड़ के द्वारा। अब इसकी स्थापना होती है, वो एक एक्ट के द्वारा होती है, उस एक्ट को कहते हैं राजस्थान वित्त निगम अधिनियम। एक अधिनियम बनाया जाता है, अधिनियम कह सकते हो कि जो आपकी विधानसभाएं हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत, किसके तहत, 1951 के तहत इसका गठन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कह दे आपको राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। एक्ट, इसको एक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना।
इंग्लिश में कहते हो, ठीक है। तो राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत हुई। अब इसके प्रमुख कार्य क्या है, किसके लिए शुरू की गई, ठीक है, प्रमुख कार्य इसके, तो ठीक है। तो विशेषतः जो महिला और शिल्पकार हैं, महिला और शिल्पकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना और इनको मजबूत करना, क्या करना, मजबूत करना, ठीक है। महिला और शिल्पकार को ऋण, पहला ये कार्य हो गया इसका, ठीक है। दूसरा, मान लीजिएगा आपने किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी शिक्षा ले रखी है, आपने मान लीजिएगा बीटेक कर रखा है, आपने किसी प्रकार से आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उसके अंदर आपको लोन प्राप्त देना, तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को, तकनीकी शिक्षा प्राप्त को रोजगार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार कर सकते हो, स्वरोजगार में सहायता करना, स्वरोजगार में मदद करना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए तकनीकी शिक्षा आपने डिप्लोमा ले रखा है, आप जाएंगे और आपको लोन दिया जाएगा, नहीं, आपको पूरा पोर्टफोलियो बताना होगा आपका कि भाई मैं इस प्रकार से आप इसके अंदर इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ, इस प्रकार से इसका आउटपुट होगा, इतने लोगों को मैं रोजगार दूंगा, सारा आपको बताना होगा, तब आपको क्या मिलेगा, इससे वित्त मिलेगा, आपको कह सकते हो लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, ठीक है। अब इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट योजना शुरू की जा रही है, वो कौन सी है, सेमपैक्स योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है भाई, ध्यान रखना, सेमपैक्स योजना। सेमपैक्स योजना किसके लिए है, देखना, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व जो सैनिक हैं, इन भूतपूर्व सैनिकों को क्या करना कि स्वरोजगार के लिए, किसके लिए, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्या प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेमपैक्स योजना का संबंध किससे है, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने से है, किससे है, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने से, स्वरोजगार, यानी इनके लिए क्या करेगी, स्वरोजगार की स्थापना के लिए इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेमपैक्स योजना, कौन सी, सेमपैक्स योजना, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो जो ये संस्था है उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण देती है, क्या देती है, उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, क्या कराती है, दीर्घकालीन, यानी लंबे समय के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है। ये इसका अगला उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अपन ने चर्चा कर चुके हैं, अपन रिको की और आपने राजस्थान वित्त निगम, किसकी, रिको की और राजस्थान वित्त निगम की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जो बाकी की जो संस्थाएं बची है छोटी मोटी, उनकी और बाकी के जो कॉन्सेप्ट की आगे के वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रजनों से और आप जितने भी आपके परिचित हैं उनसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाने की कोशिश करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।